हम बहुत बार ये बात सुनते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन के साथ आंसर राइटिंग भी करनी होगी, लेकिन जब हम कोई पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या अभी हमने पढ़ना शुरू ही किया है, तो हम वो आंसर डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ लिखना चाहते हैं, मेंस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डायरेक्टली समझ सकते हैं कि यूपीएससी मेंस में आंसर कैसे लिखा जाता है। उस स्टाइल से आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा सिलेबस, तभी आप उसको समझ पाएंगे या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बैकग्राउंड पता होगा। लेकिन जब हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसके बैक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अगर आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करें तो आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लास 8th की सिविक्स की एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन की, कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले समझने होते हैं कीवर्ड्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के कीवर्ड समझने होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए इसीलिए क्वेश्चन लिखे ताकि हम साथ साथ में ये भी समझें कि आखिर कैसे क्वेश्चन को देखना है और कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कीवर्ड्स को समझने की। क्वेश्चन में क्या पॉइंट पर्टिकुलर, उस पॉइंट के ऊपर हमें बात करनी है, क्या कहा गया है, क्या उसके बारे में हमें बताना है, एग्जाम्पल देने हैं, या इसकी नीड क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, क्या बताना है, वो भी ज़रूरी है, और क्या की पॉइंट्स है उसमें वो भी ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स हमें समझना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। फिर जब आंसर लिखने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, फटाफट स्पीड में लिखना है। लेकिन सबसे पहले अगर आप सोचेंगे नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो आप पूरा मिस हो जाएगा आपका आंसर, और आपका जो आप कुछ पॉइंट लिखना चाहते थे मिस हो गए तो फिर काटापीटी हो जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब आंसर हम लिखते हैं तो आंसर हमें पता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में होता है। इंट्रो में हम क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम डेफिनेशन बेस भी कर सकते हैं, कोई फैक्ट लिख सकते हैं, कोई कोटेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें कि आप कोई फैक्ट लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, या फिर आप कोई जजमेंट लिख सकते हैं, कोई आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट्स पूछे हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्ट बॉडी पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, जो पॉइंट क्वेश्चन में ज़रूरी है, जो हमें बताना ज़रूरी है, और पॉइंट्स के साथ हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो हम पूरे आंसर को क्या करते हैं, कंक्लूजन में समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब कि पूरा आंसर हमारा क्या कहना चाहता है उस कंक्लूजन में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आप अगर अभी बेसिक लेवल पर हैं तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर आपने पढ़ लिया है ज़्यादा सिलेबस, 12th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, लक्ष्मीकांत या कोई स्टैंडर्ड बुक भी आपने पढ़ ली है, तो हो सकता है आपको ये बातें बहुत ईजी लगे, या आप सोच रहे होंगे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हम थोड़ी ना करेंगे, हम तो डायरेक्ट यूपीएससी पीवाईक्यू करेंगे। तो मैं बिगिनर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आई ट्राइड दिस मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत वर्क करती है ये मेथड, और आपको सोचने समझने में भी यहाँ पे मदद मिलती है कि कैसे, क्योंकि आपको चैप्टर का बैकग्राउंड पूरा पता है, तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, आपको फ्रेम कैसे करना है। आपका नॉलेज ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना आता है, आप उसको किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, कितनी वर्ड लिमिट में कितना आप लिख सकते हैं, जो ज़रूरी है वो लिख सकते हैं या नहीं, ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्वेश्चन में हमें कीवर्ड को फोकस करना है, आंसर में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपका जो आंसर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक ही तरह ज़्यादा झुक रहे हैं, आपका आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, और लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज अगर आपने लिख दी, जैसे कि आप अपने जनरल एग्ज़ाम में लिखते हैं, एग्ज़ाम में तो हम मन से स्टोरी बना के लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अच्छी लैंग्वेज का हमें यूज़ करना होता है। शुरुआत में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे। जब आप अपने आंसर को एनालाइज करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पर कमी है। और अब सबसे ज़रूरी बात, कोई आंसर लिख दिया, फिर आपने सोचा कि आंसर हो गया, प्रैक्टिस, पलटाया पेज, दूसरा क्वेश्चन निकाला, दूसरा आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन लिखा हमने, एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर बुक से उसको एनालिसिस किया हमने,
कहीं और से एनालिसिस किया, किसी टीचर से पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में कहाँ कमी है, उस आंसर को वापस से हमें लिखना है, क्या क्या पॉइंट आपने वहाँ मिस किए हैं, क्या नहीं लिखना था, क्या लिखना था, वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होती है ताकि अगली बार से हम वो गलती ना करें। क्योंकि अगर छोड़ देंगे क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन तो हमारा गया, कुछ समझ नहीं पाए हम उसमें कि क्या हमें लिखना था और क्या हमने लिखा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे कि हमने क्लास 7th की सिविक्स के क्लास 8th की सिविक्स के क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बात हुई है सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री की, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, और वाई बताया है, हमें रीज़न देना है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो आप पहले डिफाइन भी कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्नेंस में हेल्प करता है, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप हाँ सबसे पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। अब क्यों ज़रूरी है तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे। जैसे सबसे पहले आपने लिख लिया कि ये जो मिस यूज़ ऑफ पावर है उससे हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ पावर, या कंट्रोल या लिमिट द पावर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट हमें पॉइंट को करना है ताकि इतने बड़े आंसर में आपका मेन पॉइंट कहाँ दिखेगा, उसके लिए आपको हाईलाइट करना। तो यहाँ पर आप फिर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर से हमें कैसे करता है। फिर अगर हम बात करें तो ये हमें टायरेनी ऑफ मेजोरिटी से बचाता है। ठीक है, ये सभी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम समझ सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई पीवाईक्यू देखा तो उसका बैकग्राउंड हमें क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कैसे लिख पाएंगे। तो टायरेनी ऑफ मेजोरिटी से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे करता है, फंडामेंटल राइट के बारे में लिखेंगे, कैसे फंडामेंटल राइट की को प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जैसा कि हमने देखा और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अभी इतना डिटेल में हम नहीं लिख रहे हैं, प्रॉपर हम अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर हम वीडियो लेकर आए जहाँ पर हम प्रॉपर कॉपी में आंसर लिखें तो वो भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। एक लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में बता भी दीजिए कि आपको चाहिए कौन सा वीडियो आपको चाहिए और क्या हम डायरेक्ट आंसर राइटिंग वाला वीडियो भी लेकर आए। वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन टू PIL in the 1980s a significant step in ensuring एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। अब यहाँ पर भी हमें रीज़न देना है कि क्यों आपको लगता है कि जो PIL का सिस्टम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, तो ये जो सिस्टम है जो 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया, ये कैसे एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल यानी सभी के लिए जस्टिस एक्सेस करने में कैसे ये हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप PIL लिख सकते हैं कि 1980s में PIL इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम ताकि सभी को जस्टिस मिल सके। कैसे जस्टिस मिलेगी, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर आप रीज़न लिखेंगे कि कोई भी जो है जो कोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता है तो उसकी ओर से कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ग्रुप जो है वो PIL फाइल कर सकता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि PIL की वजह से ऐसा हो सकता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत कुछ हमने इसमें कवर किया है। अगर आप बहुत बिगनर है, बहुत ज़्यादा बिगनर मतलब कि NCERT पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं अभी से, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा शुरुआत में कि क्या ईजी है, कहीं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर हमें समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसको यूटिलाइज कर पाए। इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा वो भी आपको समझ आएगा, और क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है वो भी आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा। शुरुआत में पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर परफेक्ट ना हो तो दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि परफेक्शन तो एग्जिस्ट करता नहीं, कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या हम आंसर राइटिंग का भी वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।